हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं भारतीय संविधान के बारे में दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ हमारे इस वीडियो को, जिससे कि सबका फ़ायदा हो सके दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक भी कर देना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, तो बात करें संविधान की यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं या उनका उद्देशिका क्या होती है। तो हमारे संविधान में हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। ठीक है दोस्तों, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. राय द्वारा 1934 में रखा गया। संविधान की उद्देशिका क्या है दोस्तों? संविधान की उद्देशिका की बात करें अगर, तो उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कुछ और भी पॉइंटों के साथ। इंडिया यानी भारत। इंडिया, दो शब्दों का आपके संविधान में 2 शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इंडिया और भारत। आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख है, तो 2 नामों का, इंडिया यानी भारत। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है दोस्तों। यहाँ पर एकल नागरिकता चलती है, इसलिए राज्यों का संघ है। यहाँ पर अगर आप किसी राज्य के एक नागरिक हैं तो आप पूरे भारत के हैं। ठीक है, राज्यों का संघ है यहाँ पर। ठीक है, तो यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य है जैसे कि आपको बताएं कि हमारी प्रस्तावना यानी उद्देशिका में क्या है, तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तम 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है दोस्तों। यानी कि प्रस्तावना में ऐसे, तो हमारा संविधान जब तैयार हुआ दोस्तों, तो यह 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। यानी कि ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवर्त हो गया। यानी कि पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लगा है, तो 26 जनवरी 1950 को लगा है। तो इससे पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में भी मैं बात करता हूं दोस्तों। यानी प्रस्तावना यानी प्रवर्तनीय है। प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा
26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया या अंगीकृत किया, यानी कि ये कुछ ग्रहण कर लिया गया, ठीक है, और अधिनियमित हुआ। तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी के ये दिन लागू करने का निर्णय, यानी कि ये क्यों, यानी कि जब बन गया था 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर 1949 को, तो ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया दोस्तों। यानी कि पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया था, तो यह 26 जनवरी 1930 को दिया गया था, तो इसीलिए उस दिन के रूप में मनाने के लिए उसे हम संविधान को लागू कर दिया, ठीक है। उसी दिन संविधान सभा का चुनाव, अब संविधान सभा की चुनाव की बात करें तो संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया गया, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया गया था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या, इसमें 10 लाख लोगों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति एक प्रतिनिधि चुना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो हम इसकी बात करें दोस्तों, तो संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी, तो कुल सीटें थी 300, कुल सीटों की बात करें तो 389, ठीक है दोस्तों, 389 सीटें थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत में जो थी, ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश भारत का कहने का ये मतलब है कि जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के शासन में था भारत, उनकी कितनी सीटें थी, उस एरिया की कितनी सीटें थी, तो उस एरिया की सीटें थी 296, ठीक है, और देसी रियासतों की थी 93, यानी कि देसी रियासतों की 93 और 296 ब्रिटिश शासन की थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को, यानी कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें कांग्रेस को कितनी मिली थी, तो कांग्रेस को मिली थी 208 कांग्रेस को मिली थी, और मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। यानी कि दो पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो थी, ये कांग्रेस, अन्य दल भी थे, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग बड़ी पार्टियां थी, तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें हुआ, अन्य छोटे दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, यानी कि प्रथम जब बैठक हुई यहाँ की 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर को जो सीटें, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई, उसमें 9 महिलाओं ने, 9 वुमेन ने भाग लिया, ठीक है दोस्तों, तो उपस्थित रहीं। यानी इसमें कुल सीटें, यानी महिलाओं की कितनी थी आपसे पूछ लिया जाए, तो कुल सीटें संविधान सभा जो चुनी गई थी उसमें 15 थी, मगर इसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। संविधान के निर्माण की बात करें, यानी कि निर्माण प्रक्रिया में श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव जी, श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया दोस्तों। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो आप बता सकते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे बता रहा है कि संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, यानी कि संसद की व्यवस्था की गई। यहाँ पर आपसे कहा गया तो यहाँ पर
CN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूप नियुक्त किया गया। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो आप इन्हें सुनते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। और संविधान सभा यानी भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखा गया है। आपसे पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन पेपर में कि मूल संविधान जो है उसको किस पदार्थ में रखा गया है दोस्तों, तो हीलियम में सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान का पूर्णतः हस्तलिखित है, यानी कि हाथों द्वारा लिखा गया है दोस्तों। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है दोस्तों। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था दोस्तों। तो और भारतीय संविधान के पृष्ठों को हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं मूल संविधान में कुल 395, आपको बता देता हूँ साथ ही साथ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 444 अनुच्छेद, अब तो और भी बढ़ गए हैं, यानी कि अब करीब 500 होने वाले हैं। तो बढ़ते बढ़ते और भाग 25 हो गए हैं, और अनुसूचियाँ जो 4 बढ़ गई हैं इसमें, यानी कि पहले थी 8 और अब हो गई हैं 12 दोस्तों। अभी भी अंतिम अंकित अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही है, मगर उसमें भागों को जोड़ दिया गया है काखा के रूप में, ठीक है दोस्तों। और भाग भी 22 ही हैं, और यानी कि 25 नहीं है, उसमें काखा के रूप में, भाग के रूप में बांट दिया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कहा जा रहा है कि जिसकी संरचना कपितय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी कि हमारी केंद्रीय कार्यपालिका, यानी कि पूरे संपूर्ण भारत की कार्यपालिका जो है केंद्रीय कही जाएगी, और संवैधानिक जो प्रमुख होगा, यानी कि भारत का सबसे सर्वोच्च नेता जो होगा वह राष्ट्रपति कहलाएगा, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं, दो सदन हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि 2 सदन होंगे भारत में, 2 सदन होंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है, जिन्हें राज्यों की परिषद तथा यानी राज्यसभा और लोगों का सदन यानी लोकसभा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। संविधान की धारा 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि इसमें कहा गया है, 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 जो है इसमें बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन, आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है, तो 74 में है दोस्तों। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जिसका प्रमुख यानी मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति, यानी कि कार्यकारी शक्ति जो है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, यानी कि आपसे कुल मिलाकर कहा जाए तो संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है दोस्तों। तो इसके बारे में अगर और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं तो वो भारतीय संविधान जो था, भारतीय संविधान सभा द्वारा कुछ चीज़ें स्वीकार की गई, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें यानी तिरंगे की बात करें तो तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान में शामिल किया गया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए दोस्तों। तो इसमें ये हुआ दोस्तों, उद्देशिका के केवल एक बार, ठीक है, उद्देशिका की बात हो रही थी अभी, तो मैंने एक पॉइंट छूट गया था मेरा, तो उसे मैं बताता हूँ कि उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946
76 द्वारा संविधान संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये 3 शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। एक और ऑप्शन दे दिया गया और आपसे कह दिया गया कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, और कोई एक शब्द दे दिया जाता है निरपेक्ष या लोकतंत्रात्मक या गणराज्य, कोई भी दे दिया जाता है। आपसे पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा नहीं दिया गया है, नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। 26 नवंबर भारत में यह संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1915 में हुई थी, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माण की निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के रूप में मनाया गया था दोस्तों। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं दोस्तों। आने वाले सेशन में और भी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर हमारे चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।